जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम 17 फरवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसके दूसरे शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम लोग इस शिफ्ट की बात करें तो आज तो हमारे पहले शिफ्ट का जो पेपर था वह काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहा। जीके ने तो आज लोगों को रुला ही दिया था, लेकिन अगर हम लोग दूसरे शिफ्ट की बात करते हैं तो पहले शिफ्ट की तुलना में आज के दूसरे शिफ्ट का जो पेपर है वह काफ़ी ज़्यादा आसान रहा था। तो चलिए हम यहाँ पर प्रश्नों को पहले डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न यही पूछा गया कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह कहाँ से शुरू हुआ था। पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि कब शुरू हुआ था और दूसरे शिफ्ट में यहाँ पर पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। तो ये हुआ था मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान से। फिर पूछा गया था कि मर्देंका कप जो है वह किस खेल से संबंधित है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जो मर्देंका कप होता है वह आपके फुटबॉल से संबंधित होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा 100 निबल होता है उसमें आपको कितने बिट्स देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न रिपीटेड है, इससे पहले पूछा जा चुका है कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो एक निबल में होते हैं 4 बिट्स। तो उस प्रकार से अगर हम लोग 100 निबल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 400 बिट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा जो भी यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम के लिए कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उन कोर्स के फीचर के बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर हम अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप कोई बैच ज्वाइन करते हैं उस बैच का पूरा शेड्यूल कितना होगा, यानी कि कितने समय में वहाँ पर ये बैच समाप्त होगा, कौन सी क्लासेस कब पढ़ाई जाएंगी, इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। अपने एजुकेटर के साथ में डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। कई सारी भाषाओं में आपको सीखने का मौका मिलता है। इसके अलावा समय समय पर लाइव टेस्ट और क्विजेज भी अटेम्प्ट करवाए जाते हैं आपसे। अगर आपका कोई डाउट होता है तो वह भी यहाँ पर क्लियर किया जाता है। सभी टॉपिक के डिटेल एनालिसिस भी किए जाते हैं और आपके रिवीजन के लिए पीडीएफ और अन्य लर्निंग मटेरियल भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो नीचे आपको लिंक दिया गया है। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन को परचेज करने से पहले सिंपली आपको यूज करना है कोड KV10। तो इसे यूज करने के बाद में यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग रेलवे एग्जाम की बात करें तो रेलवे एग्जाम का जो कोर्स है वह काफ़ी ज़्यादा कम है। मात्र 600 रुपये पर मंथ में आप यहाँ पर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप कोड यूज करेंगे KV10 तो यहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10% का जो डिस्काउंट है वह फरवरी के बाद में समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ में करना चाहते हैं तो इन कोड का यूज करके आप अभी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो कि रिपीटेड है, सेटेलाइट वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि IIT कानपुर के छात्रों के द्वारा जो सेटेलाइट यहाँ पर बनाया गया था उसका नाम क्या है। तो इस सेटेलाइट को लॉन्च किया था इसरो ने। तो इसका नाम था जुगनू। क्या नाम था? जुगनू इसका नाम था। और इसका मुख्य रूप से काम था कि जो हमारे बाढ़ होते हैं, सूखा होते हैं या फिर आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, इन सबसे जुड़े विषय हैं उनके ऊपर सूचनाएं एकत्रित करें। और इसे लॉन्च किया था इसरो ने 2011 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि तमस नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ये बिल्कुल नया प्रश्न था। और तमस नाम की पुस्तक की बात करते हैं तो इसके लेखक थे भीष्म साहनी। कौन? भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है तमस। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा मरुस्थल सही सुमेलित नहीं है। तो कई सारे यहाँ पर मरुस्थल दिए गए थे, उसके बाद में वहाँ पर जहाँ पे वो स्थित हैं उनके नाम दिए गए थे। तो इस प्रकार से इन्हें आपको मिलाना था। और आज के शिफ्ट में लगभग 6 से 7 प्रश्न ऐसे थे जो कि इसी प्रकार से पूछे गए थे, यानी कि उनको आपको ऑप्शन के माध्यम से अटेम्प्ट करना था। अगला प्रश्न पूछा गया कि नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता हैं, ये कथन किसने कहा था। तो अगर हम लोग इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो मोहम्मद इकबाल साहब के द्वारा कहा गया कथन है नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना एक राजनेता है। अच्छा, बात हुई है मोहम्मद इकबाल की, तो जरा कमेंट में बताइएगा कि मोहम्मद इकबाल कौन थे, क्या इन्होंने कोई प्रसिद्ध रचना भी है, तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी भारत की नाभिकीय संचालित पनडुब्बी थी। तो यहाँ भी आपके सामने ऑप्शन दिए गए थे और ऑप्शन के माध्यम से ही आपको इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना था। तो ऑप्शन में एक दिया हुआ था INS अरिहंत। क्या था? INS अरिहंत, यानी कि इंडियन नेवल शिप अरिहंत, और ये हमारी एक नाभिकीय संचालित पनडुब्बी है।
अब नाभिकीय संचालित पनडुब्बियों की बात हुई है तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे देश की जो पहली पनडुब्बी थी ये आपकी नाभिकीय वाली नहीं है, ये हमारी सादी पनडुब्बी है। तो इसका नाम था आईएनएस कलवरी, जिसे हम लोग टाइगर शार्क के नाम से जानते हैं। 1967 से लेकर के 1996 तक इसने हमारे देश को अपनी सेवा दी थी और इसको हमने प्राप्त किया था कहाँ से? रसिया से। किससे? रसिया से हमने खरीदा था आईएनएस कलवरी को। इसी प्रकार से अगर हम अपने देश के पहले परमाणु आधारित पनडुब्बी की बात करते हैं तो ये हमारा है आईएनएस चक्र। क्या नाम है? आईएनएस चक्र। और इसे हमने रूस से परचेज किया था 2012 में। तो याद रखिएगा, इनसे भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं और हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में भी प्रश्न पूछ लिए जाएं। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया था कि अशोक किस वंश के शासक थे? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अशोक हमारे मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के? मौर्य वंश के शासक थे अशोक। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बात हो रही है यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे उन्हें हम लोग नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जानते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि हमारे यहाँ पर जो नाभिकीय प्रोग्राम है उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। किसे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। इसके अलावा पूछा जा चुका है कि हमारे यहाँ पर स्पेस प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विक्रम साराभाई को हमारे यहाँ के स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। वैसे अगर हम लोग रदरफोर्ड की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो हमारे परमाणु का नाभिक होता है यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, इसकी खोज की गई थी। और जो हमारे एटॉमिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्रोटॉन, इसकी भी खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर आप Ctrl+A शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है? तो मान लीजिए जैसे ये स्लाइड आपके सामने दी हुई है। अब यहाँ पर मैंने इस पार्टिकुलर बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया। इस बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर शॉर्टकट की यूज किया CTRL यानी कि Ctrl+A। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है वह भी सेलेक्ट हो जाएगा, ये जो टेस्ट वाला बॉक्स है ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो आपको छोटा सा टेस्ट का बॉक्स मिलेगा वो भी सेलेक्ट हो जाएगा, ऊपर जो फ्लैग इंडिया का है वो भी सेलेक्ट होगा, ये बॉक्स, यानी कि जितने भी आपको बॉक्सेज मिलेंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑल सेलेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+A नाम की जो शॉर्टकट की है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कामागाता मारू जहाज किस देश की जहाज है? तो हो सकता है आपने सुना हो जब हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था यानी कि 1914 में। तो 1914 में ये जो विश्व युद्ध हुआ था उसी के दौरान कामागाटा मारू नाम का जो प्रकरण है वह भी हुआ था। तो ये जो कामागाटा मारू नाम का जहाज है ये आपके जापान का है। कहाँ का? जापान का जहाज है कामागाटा मारू। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? या ऑप्शन में इस प्रकार से दिया था कि जंतर मंतर इनमें से कहाँ पर स्थित नहीं है। तो याद रखेंगे जंतर मंतर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तो मिलेगा राजधानी दिल्ली में, इसके अलावा वाराणसी में भी मिलेगा, मथुरा में भी आपको मिलेगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी आपको मिलेगा और उज्जैन में भी आपको मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आपको ये जंतर मंतर देखने को मिलेगा: मथुरा, दिल्ली, वाराणसी, जयपुर और उज्जैन। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा बांध सही सुमेलित है? तो ऑप्शन में एक दिया गया था टिहरी बांध उत्तराखंड। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यही यहाँ पर सही सुमेलित था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कल्पना 1 क्या है? तो कल्पना 1 की बात करते हैं तो यह एक सैटेलाइट है और इसरो के द्वारा 2001 में 12 सितंबर के दिन इसे लॉन्च किया गया था। कब? 12 सितंबर 2002 को कल्पना 1 नाम की जो सैटेलाइट है इसे इसरो ने लॉन्च किया था। पर्पज इसका क्या था? तो मौसम से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करने के लिए यानी कि उनके बारे में पता लगाने के लिए इसरो ने कल्पना 1 नाम की सैटेलाइट को लॉन्च किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे शरीर में रक्त के परिवहन का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि जैसे हमारे पौधे में जाइलम होता है उस प्रकार से हमारे शरीर में कौन कार्य करता है? तो याद रखेंगे हमारे शरीर में उस प्रकार का काम करती हैं धमनियां, जिसे हम लोग आर्टरीज के नाम से जानते हैं। तो ठीक वही काम होता है जैसे पौधों में काम होता है जाइलम का।
अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे रेड पांडा होते हैं इनका मुख्य भोजन क्या होता है। तो रेड पांडा की अगर हम लोग बात करें तो ये मुख्य रूप से बांस की पत्तियां खाते हैं। इसके अलावा जो हमारी घासें होती हैं उनको भी खाते हैं रेड पांडा। तो ये आपको याद रखना है। रेड पांडा से इससे पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है एनटीपीसी में। और रेड पांडा की बात करें तो जो हमारे IUCN की रेड लिस्ट होती है उसमें ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि लुप्त प्राय की श्रेणी में है रेड पांडा। और कहाँ पर मिलता है, तो जो भी हमारे हिमालय स्टेट हैं, जैसे कि हम हिमाचल से लेकर के सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर आपको मिलेगा रेड पांडा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके जजों का जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है। तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। कितने? 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा द हेग में। कहाँ पर? द हेग में, जो कि नीदरलैंड का एक शहर है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एक रेडियो एक्टिव गैस है। तो आपने सुना होगा हमारे अक्रिय गैसों की सूची में एक है रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 86 और यही हमारी एक रेडियो एक्टिव गैस है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो नाइट्रोजन के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये होता है 210 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 210 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर पूछा गया था कि कौन हमारे थे जिन्होंने मलेरिया के प्रसार के बारे में पता लगाया था, यानी कि जो हमारी मलेरिया नाम की डिसीज होती है वह किस प्रकार से ट्रांसमिट होती है उसके बारे में पता लगाया था और उसके लिए उन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। तो ये है रोनाल्ड रोस। 1902 में इनको पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? नोबेल पुरस्कार इनको मिला था मेडिसिन के फील्ड में। और इन्होंने ये बताया था कि मलेरिया नाम की जो हमारी डिसीज है वह किस प्रकार से प्रसारित होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 200 रुपए का जो नोट है उसके पीछे उस पे आपको किसका चित्र देखने को मिलेगा। तो 200 रुपए की नोट की बात करते हैं तो इस पे आपको मिलेगा सांची का स्तूप। क्या है? सांची का स्तूप आपको 200 रुपए के नोट पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हो चुका है। तो जो हमारा पहला एशियाई खेल हुआ था 1951 में, वह भी भारत में आयोजित हुआ था। और 1982 में भी एशियाई खेलों का आयोजन भारत में हुआ था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो हमारा एशियाई खेल 2018 में हुआ था वह आपके इंडोनेशिया में हुआ था। और जो हमारा यहाँ पर 2022 में होगा उसका आयोजन किया जाएगा चीन में। कहाँ पर? चीन में किया जाएगा। तो ये दोनों भी पूछे जा चुके हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में भी ये पूछ लिया जाए। अच्छा, एशियाई खेलों की बात हुई है तो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 2026 में आपके कहाँ पर होगा? जापान में होगा। 2030 वाला होगा कतर में और 2034 वाला होगा सऊदी अरब में। तो ये सारे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर पूछा गया था कि भारत में जो रेल के डिब्बे होते हैं ये कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर था कपूरथला, जो कि आपको मिलेगा पंजाब में। तो यहाँ पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। और वैसे अगर हम लोग बात करें तो अभी कल या परसों ही हम लोगों ने रेलवे जीके में डिस्कस किया था कि कुल हमारे देश में 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो रेल कोच फैक्ट्री आपको कपूरथला में मिलेगी पंजाब में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु के पेरम्बूर में है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये आपको रायबरेली में मिलेगी उत्तर प्रदेश की, और एक हमारी है कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि आपको पश्चिम बंगाल के हल्दिया में मिलेगी। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था जो कि हमारे पहले शिफ्ट का प्रश्न है। तो पहले शिफ्ट के कुछ प्रश्न हमको बाद में मिले थे तो उनको भी आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो एक प्रश्न ये था कि इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, यानी कि वहाँ पे 4 ज्वालामुखियों के नाम दिए गए थे और उनमें से आपको चूज करना था कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने किस रसायन को प्रतिबंधित किया था जो कि मानव और प्रकृति के लिए हानिकारक था। अब आप सोच सकते हैं कि बच्चा एग्जाम दे रहा है 2020 में, अब उसे कैसे पता होगा कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने किस रसायन को बैन किया था। तो इस रसायन का नाम था इंडोसल्फान। क्या नाम था? इंडोसल्फान रसायन का नाम था। और उस समय 8 वीक के लिए इसको बैन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के हमारे 3 जजों के संवैधानिक पीठ ने। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये सारे पहले शिफ्ट के हमारे प्रश्न हैं। एक पूछा गया था कि हिंदी को राजभाषा घोषित करने की मांग किसके द्वारा यहाँ पर रखी गई थी। तो ये रखी गई थी राम मनोहर लोहिया के द्वारा। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा ये मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। तो ये भी शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की बात करते हैं तो 2004 में 14 नवंबर को इसकी शुरुआत की गई थी।
इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। तो याद रखिएगा, पहले शिफ्ट में आज के जो प्रश्न थे वह काफ़ी ज़्यादा हार्ड पूछे गए थे, लेकिन जिनका भी पहले शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे हृदय योजना है इसमें कितने शहरों को नामित किया गया था। तो हृदय योजना की बात करें तो कुल 13 शहरों को इसमें नामित किया गया था। योजना क्या थी? तो यहाँ पर हृदय का पूरा नाम था नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अगमेंटेशन योजना, ये इसका पूरा नाम था। इसका उद्देश्य क्या था? तो 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ में 21 जनवरी 2015 को इसे लॉन्च किया गया। और जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारे देश के विरासत शहर हैं उनको यहाँ पर डेवलप करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था। तो ये आप याद रखेंगे। तो 13 शहर इसमें चयनित किए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस प्रकार का उपक्रम है। तो ये हमारे यहाँ की एक महारत्न कंपनी है। इसे हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारी एक PSU है, यानी कि एक सरकारी कंपनी है। और चलिए नीचे कमेंट में जरा बताइएगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन अभी बनी है जनवरी माह में, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आप कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि किस कृषि प्रणाली में खेत को जोतकर उसे ढक दिया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर शेल्टर फार्मिंग। क्या कहते हैं? शेल्टर फार्मिंग हम लोग कहते हैं उस प्रणाली को जिसमें खेत को जोत करके उसे ढक दिया जाता है। फिर पूछा गया कि इसरो के द्वारा 2018 में जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था। तो इसका नाम था GSAT-11। क्या नाम था इसका? इसका नाम यहाँ पर रखा गया था GSAT-11। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सैटेलाइट के ऊपर वैसे मैंने एक वीडियो बहुत ही पहले से बना रखी है और कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ये जो 2-3 दिनों का गैप हुआ है NTPC के एग्जाम में, उस बीच में एक बार फिर से थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में सैटेलाइट के ऊपर मैं वीडियो बना दूं, जिससे आप सैटेलाइट का नाम देख करके ही समझ जाएं कि यह किस प्रकार की सैटेलाइट है, और एक चार्ट के माध्यम से आपको बता दूं कि कौन सी सैटेलाइट कब यहाँ पर लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वेटिंग फॉर ए बीजा नाम की जो पुस्तक है इसे किसने लिखा है। तो इस पुस्तक की बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वेटिंग फॉर ए बीजा। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूनेस्को के द्वारा 2018 में धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया था। तो 2018 की बात करते हैं तो 2 स्थल हमारे शामिल किए गए थे, दोनों आपके मुंबई से थे। कौन से? द विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल। क्या था? द विक्टोरियन व आर्ट डेको एंसेंबल। तो 2018 में इन्हें शामिल किया गया था। 2019 में कौन शामिल किया गया? तो याद रखेंगे 2019 में आपके यहाँ पर जो जयपुर शहर है उसको शामिल किया गया था। 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2020 में जो हमारे यूनेस्को की 44वीं बैठक होनी थी चीन में, वह नहीं हो पाई थी। लेकिन हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं जिनको यूनेस्को ने अपने विरासत शहरों के प्रोग्राम में शामिल किया था, तो वे यूनेस्को को धरोहर में शामिल नहीं हुए हैं। ध्यान रखिएगा, अभी भी हमारे यहाँ पर इनकी संख्या है 38। ये आप यूनेस्को की ऑफिशियल साइट पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने आपको पढ़ा दिया होगा कि इनकी संख्या 40 हो गई है, लेकिन बिल्कुल याद रखिएगा अभी इनकी संख्या है 38। पिछले साल हमने भेजा किसको था? तो आपने शायद अगर करंट अफेयर्स को पढ़ा हो तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि हमने भेजा था दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले को, इसके अलावा धौलावीरा को। तो आप सोच सकते हैं कि जब हमने इन 2 स्थानों को भेजा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मध्य प्रदेश के 2 शहर यहां पर शामिल हो जाए। तो वो एक दूसरी कैटेगरी थी जहां पर उन्हें शामिल किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे ट्रैंक्विलाइजर है इस दवा का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो ट्रैंक्विलाइजर की बात करते हैं तो उसका उपयोग किया जाता है अवसाद में, यानी कि अगर किसी को एंजाइटी होती है तो वहां पर ट्रैंक्विलाइजर नाम की दवा का प्रयोग किया जाता है। फिर पूछा गया था कि जब हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसमें जो रॉकेट का प्रोपोर्शन होता है उसका क्या काम होता है। तो ये मैं आपको देता हूं होमवर्क, नीचे कमेंट में आप बताइएगा कि यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है, और कल मॉर्निंग वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसका उत्तर दे दूंगा। इसके अलावा PDF में भी आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिजनेस स्टार्टअप के लिए जो 2020 में रैंकिंग जारी हुई थी इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर था। तो ये भी आसान सा प्रश्न था, गुजरात राज्य यहाँ पर रहा था शीर्ष पर। कौन? गुजरात रहा था शीर्ष पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है, यानी कि बात हो रही है उन सारे प्लेटों की जिनसे मिलकर के हमारी पृथ्वी ये चलती है। तो उनमें सबसे बड़ा है प्रशांत का जो टेक्टोनिक प्लेट है। कौन से? प्रशांत महासागर का जो टेक्टोनिक प्लेट है वह यहाँ पर सबसे बड़ा है।
फिर पूछा गया था कि किस बीमारी को फूलिश राइस सीडलिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बीमारी की बात करें तो इसका नाम है बैकाने। क्या नाम है? बैकाने इस बीमारी का नाम है। धान के फसल की ये बीमारी होती है और किसके कारण होती है? तो ये आपकी होती है फंगस के कारण। किसके कारण? फंगस के कारण होने वाली बीमारी है। फंगस का नाम क्या है? तो इसका नाम है गिब्बेरेला फुजीकुरोई। क्या नाम है? गिब्बेरेला फुजीकुरोई। तो जापानी शब्द है यह एक, और उसी से लिया गया है इसका नाम भी। तो इस तरीके से हमने आज के जो पहले और दूसरे शिफ्ट के प्रश्न थे उन सभी को डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप राय भी दे सकते हैं, और जो मेरी आरआरबी एनटीपीसी की स्पेशल जीके की सीरीज है उससे भी लगभग 10-15 क्वेश्चन रोज पूछे ही जा रहे हैं, तो वह सीरीज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप उसके वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।